सो इस क्वेश्चन में अंडर रूट है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा। हम क्या करने वाले हैं कि आप देखो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा कर भी दिया कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, जैसी वेरिएबल नीचे आया हमने सपोज के यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट ही तो है, तो कुछ करना ही नहीं है। 1 अंडर रूट एक्स को आप ए लिखो, 1 अंडर रूट वाई को बी लिखो, और सिंपल जैसे ही 1 अंडर रूट एक्स को ए लिखोगे, ये 2 ऑलरेडी बैठा हुआ है, 2a 3b 4a एंड 9b, ये अपनी जगह बिल्कुल सही चल गए। अब करना कुछ नहीं है, आप ये देखो कि अगर ये प्लस है और ये माइनस है, ये कैंसिल हो सकता है, राइट। हम इसको ऐड करेंगे, अगर ये 9 हो जाए तो क्या करा जाए, इसमें 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 2 6, 6 9 6। पहले वाली इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये मेरे पास थर्ड ही इक्वेशन है और ये मेरे पास फोर्थ है। अब करना क्या है, ऐड कर दो, क्या मिला 10a, यहाँ से 5 यहाँ आ जाते हैं। देखो 10a इज इक्वल टू क्या, 5, a की वैल्यू 5/10 और ये आ गई तुम्हारी 1/2। तो a हमारे पास 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इसमें इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, तो कितना आ गया 2 इंटू 1/2, a की जगह 1/2 पुट किया, प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 3b ये देखो कैंसिल हो रहा है, तो आगे 2 - 1 1 एंड b का वैल्यू कितना 1, तो b आ गया अपना 1। लेकिन हमें निकालना किसका वैल्यू है, a और b, तो हमने सपोज किया है वैल्यू तो किसका निकालना है 1/√x का। तो हम क्या करेंगे 1/√x के में a, अब a क्या लिया हमने 1/2, तो यहाँ पर 1/2 पुट कर दो, तो ये आ गया देखो। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 4। अब देखना जरा b में भी ऐसे निकालो जरा, 1/√y क्या b, 1/√y कितना 3, तो √y क्या 3, so y is 9। सिंपल procedure students is same for all type of questions, but you have to be very careful in the calculation part. All the approaches are same, right? Now next question is related to the same concept. So you can see that in question number 3 I am just giving you hint, because if I will not solve it fully, you have to do yourself this one. So in this third part you can see y is on the correct position, y डिनोमिनेटर में नहीं है, तो y को हमें कोई टच नहीं करना। क्या है डिनोमिनेटर में, x है, तो हम क्या करेंगे कि हम लेट 1/x इज इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 20। आप a और y की वैल्यू निकाल दोगे प्रीवियस मेथड से, और जब आपकी a निकल आएगा, a यहाँ रखना, x की वैल्यू निकल आएगी, y आप यहाँ से निकाल दोगे। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, राइट है। इस पर आते हैं, इसमें आप देखो थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया, द डिनोमिनेटर पार्ट की जो बात करें, तो वो इस बार इन्होंने एक क्या कहते हैं आपका बाइनोमियल फॉर्म दे दी, राइट है। बाइनोमियल मतलब वो सम और सब्ट्रैक्ट करके दे दिया है x - 2। अभी तक वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन या सिंगल वेरिएबल फॉर्म में था। इसमें भी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये चेक करना है दोनों तरफ सेम होना बहुत जरूरी है। तो करें क्या, लेट इसको मान लेते हैं a, कॉन्सेप्ट वही है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ आपको। अब ये क्या बन जाएगा आपका 5a, ये हो जाएगा 1b 2 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। अब देखो ये माइनस है प्लस है, अगर आप इसको इक्वल करने बैठोगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 6a माइनस 3b, मैंने उसको एज इट इज लिखा और आपको दिख रहा है कैंसिल हो गई। यहाँ जरूर लिखना है आपको मल्टीप्लाई बाय 3 इन दिस इक्वेशन, जो स्टेटमेंट आप लिखते हो। सो ये कितना हो जाएगा अब आपका 21a
और ये हो गया 3, तो a कितना आ गया 3/21 एंड 1/7। a की वैल्यू आपने पहले निकाल दी। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, किसमें, इसमें पुट कर दो, ज़्यादा बेटर है। जैसे ही आप पुट करोगे क्या मिलेगा, 6a minus 3b is equal to 1। 6a is 1/7 minus 3b is equal to 1, करेक्ट। देखते हैं, माइनस 3b is equal to 1 minus 6/7 minus 3b is equal to 1/7, so b is equal to minus 1/21। तो हमारे पास ये आ गया, क्लियर है। अभी हमारे पास a और b की वैल्यू आई है, हमें निकालनी है इसकी, मतलब x का, लेकिन x भी इस x माइनस 1 की फॉर्म में बैठा हुआ है, तो क्या करें। अब 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू a इज व्हाट 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 7, सो x इज 8। अच्छा, यहाँ पर आते हैं y माइनस 2 1/21, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो y इज माइनस 21 प्लस 2, सो माइनस 19। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो समझने का था। अल्टीमेटली जो आप सपोज कर रहे हो उसको वापस आपने जो सपोज किया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, a और b वी आर सपोजिंग फ्रॉम आवर साइड, ये इसमें कॉन्सेप्ट है। a और b पर आंसर आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाता है। फिफ्थ में बात करते हैं, इसमें अगर देखते हैं तो क्या निकल के आ रहा है हमारा 7x माइनस 2y, मतलब वेरिएबल ऊपर भी है और नीचे भी है। अभी तक क्या था, वेरिएबल नीचे मिल रहा था और हम उसको सपोज कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या हुआ देखो जरा, क्या होने वाला है 7x। अब एक काम करते हैं, x y दोनों का है ना, ये इट बिलोंग्स टू बोथ दिस डिनोमिनेटर। तो देखो क्या हुआ, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बड़ा इजी हो गया, ये तो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे लाइक देयर आर टू वेरिएबल्स, बट इट इज नॉट लाइक दिस, राइट है। तो क्या करा जाए, तो यहाँ से 8/y प्लस 7/x। अब आप बताओ क्या करना है, सिंपल सी बात है, लेट 1/y, ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाला स्टेप है, a ले लो और 1/x को b ले लो। आपके सामने 7a माइनस 2b 5 इक्वेशन, ये बन जाएगा 8a प्लस 7b, सॉरी, एंड ये हो गया 15। अब मुझे लगता है मुझे आगे बताने की नीड नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी की ही एक डिफरेंट फॉर्म है वो। इसमें इफ यू सी इन दिस क्वेश्चन एक्स वाई हैज शिफ्टेड हियर, और पहले वाले में वो नीचे था, तो बात तो वही है, घबराना क्या है। इस वाले क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, डिवाइड बाय एक्स वाई इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे ही आप एक्स वाई से डिवाइड करोगे आपको पता है क्या मिलने वाला है, देखो x से x कैंसिल, y से, और यहाँ कंप्लीट कैंसिल, तो व्हाट यू आर गेटिंग, वाओ इट्स अ सेम इक्वेशन which same type, so it means you have to convert in your non type equations, for which you are aware, and in this one you will get here what 2/y plus 4/x, and so I think now you can do yourself, right. So what is next, seventh is almost the same part, but here you can see there are two variables, 10/x plus y and 2/x minus y, and is equal to 4, and this one is 15/x plus y and minus 5/x minus y is equal to minus। करना क्या है, let
1 अपॉन x प्लस वाई इज a, 1 अपॉन x माइनस वाई इज b। सिंपल, वही पुराना कॉन्सेप्ट है, बस हमें यहाँ ये हो गया, यहाँ दो दो वेरिएबल आ गए, अभी तक दो वेरिएबल नहीं आए थे। ठीक है, क्या करें, ये हो जाएगा 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये कितना हो गया तुम्हारा 15a माइनस 5b इज माइनस 2। अब हमारा काम क्या है, सोल्व करना है इस इक्वेशन को। देखो मल्टीप्लाई तो दोनों में ही करना पड़ेगा। अगर आप 2 और 5 को मैच करना चाहते हो तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 2 से, क्योंकि 2 और 5 10 बन जाएंगे। राइट है, तो एक काम करते हैं, इसमें पहले आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो और इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। लिखना है, क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन थर्ड, जो ये थर्ड बनी है, एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फोर्थ। उसके बाद मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ, क्या आ जाता है 50a 10b एंड 20, एंड दैट इक्वेशन विल बी 45a माइनस 15b एंड माइनस 6। ठीक है, सॉरी वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 हियर, सो इट विल बी 30, सो इट इज 10 एंड इट इज 4। ठीक है, क्योंकि हमें 10 बनाना है, ये भी ध्यान रखना है। फायदा क्या होगा अदरवाइज, ये क्या हो गया कैंसिल, ये 80a, दिस वन 16, सो a इज 1/5, ये आ गया। अब a की वैल्यू 1/5 है, किसमें पुट करना चाहते हो, इसमें कर लो, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, सो ये आ गया 10 इंटू 1/5 प्लस 2b, तो ये हो गया 2। अच्छा, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब जैसे ही आपके पास a और b आ गया, तो a और b क्या था, a और b निकालना थोड़ी था आपको, a और b तो हमने सपोज किया है, a और b इज हेल्पिंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, बट हाउ इट इज हेल्पिंग, बिकॉज 1 अपॉन x प्लस y इज a, एंड व्हाट इज a, 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 1/5, सो इट विल बी x प्लस y इज इक्वल टू 5। राइट है, तो इसको फिफ्थ मान लेते हैं क्योंकि थर्ड फोर्थ तक चले गए। ये मैंने उल्टा किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, नाउ सेकंड क्या बनेगी हमारी, 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एंड इट इज 1/1, सो x माइनस वाई इज 1। ये बन गई हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये बड़ी सिंपल हो गया। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितना 6 और x इज 3। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो, तो x प्लस वाई इज 5, 3 प्लस वाई इज 5, y इज 2, तो आपके पास 3 और 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप जितना अपना ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन पार्ट में, उतना ही, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी इन इक्वेशन की, अपनी तरफ से कुछ भी इक्वेशन बना सकते हो। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स भी है, वहां से आप उसको ले लो सम्स को, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके स्पीड भी उतना अच्छा होगा, एंड दैट स्पीड विल सेव योर टाइम इन बोर्ड एग्जाम्स, एंड वही सबसे प्लस पॉइंट है आपका, क्योंकि टाइम सेव करना बोर्ड एग्जाम में विद द हेल्प ऑफ स्पीड कहीं ना कहीं आपको एक हायर रैंक पर लेके जाएगा। ठीक है, इसका जो 8th क्वेश्चन है, 8th पार्ट में मैं बता देता हूँ आपको, 1/3x प्लस वाई दोनों में दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, 1/3x प्लस वाई को a लोगे और 1/3x माइनस वाई को b ले लोगे, और उसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधा वर्ड प्रॉब्लम पर, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखिए, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वाली जो वर्ड प्रॉब्लम होती है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाली, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन। इसमें है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखिए, जब भी डाउन स्ट्रीम की बात होगी, समझ लो पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब है क्या। देखिए, डाउन स्ट्रीम का मतलब है, अगर आप देखो, दो चीजें होती हैं जब आप रिवर में फ्लो करते हो, जैसे ये रिवर है, ठीक है, तो सपोज आपके पास एक बोट है, राइट, एक तो आपकी बोट की खुद की स्पीड होगी, राइट, सपोज मैंने बोला कि आपकी बोट की स्पीड है x किलोमीटर, या मैं इसको नंबर में लेता हूँ,
कि आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो। और एक रिवर की अपना फ्लो होता है जिसको स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी बोल देते हैं, ठीक है। उसकी मैं सपोज ये बोल देता हूँ कि वो भी 5 किलोमीटर या चलो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है। अगर मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर मैं इसको छोड़ दूं ऐसे ही, तो वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। पहली बात तो ये समझने की है। लेकिन अगर आपकी नाव है, आपका बोट है, आपने खुद उसको 5 की स्पीड अपनी तरफ से दी हुई है, तो ये जो 6 की स्पीड है और आप उसी साइड में जा रहे हो जिस साइड में रिवर फ्लो कर रही है, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, कि आप स्ट्रीम के साथ जा रहे हो अलोंग विद द स्ट्रीम। तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। मतलब अब आपकी जो नाव की स्पीड, अगर मुझे यहाँ पर कोई बंदा है जो चेक करेगा, उसको ये लगेगा कि आपकी जो नाव की स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जबकि एक्चुअल में तो आप 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रहे हो उसको अपनी तरफ से, बट स्ट्रीम ने आपकी स्पीड को इंक्रीज किया। अच्छा, अब उल्टा चलते हैं। सपोज आपकी बोट इधर चलने लगी, तो आप इधर 5 किलोमीटर चलोगे, लेकिन स्ट्रीम ने क्या बोला है कि वो 6 किलोमीटर इधर चल रही है, तो आपकी जो बोट की जो स्पीड नजर आएगी बाहर वाले को, वो सिर्फ वो आपकी स्पीड क्या है, आप तो चल ही नहीं सकते इधर की साइड, क्योंकि अगर आप 6 किलोमीटर इधर चल रहे हो, इधर की साइड लेके जा रही है और आप 5 किलोमीटर की स्पीड से ऐसे चल रहे हो, तो आप इधर की साइड मूव ही नहीं कर सकते फ्लो के साथ, वो आपको 1 किलोमीटर बैक लेके जाएगी। तो इट मीन्स आपको अपनी स्पीड स्ट्रीम से बढ़ानी पड़ेगी। सपोज आपने 8 बढ़ा दिया, तो आप जो है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल पाओगे इस केस में, क्योंकि 6 किलोमीटर आपको इसको कैंसिल भी करना है, इसके साथ कॉप अप भी करना है, उसकी स्पीड को नल भी करना है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। तो डाउन स्ट्रीम क्या है, अलोंग विद द रिवर, और ये अगेंस्ट द रिवर। ये इसका मेन पॉइंट है जो समझने वाला है। अब आया था इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर। अब वो कह रहा है कि जो ऋतु है, ऋतु ने क्या किया, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर कर लिया, और अप स्ट्रीम में सिर्फ वो 4 किलोमीटर कर पाए, वो भी 2 आवर्स में। अब वो कहता है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। मतलब अगर वो उसकी एक्चुअल में स्पीड कितनी थी अपनी, कि अगर वहां पर अगर रिवर की स्पीड नहीं होती तो वो किस स्पीड से चल रही थी, एक तो वो बताओगा, जिसको स्टिल वाटर बोला गया। स्टिल वाटर का मतलब यही है कि अगर उसकी अपनी स्पीड क्या है, और स्पीड ऑफ द करंट क्या है। करंट मतलब ये रिवर का स्पीड। तो हम करते हैं इस बात को, राइट है। तो क्लास यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या सपोज करना है, सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ये मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद हम स्पीड ऑफ बोट मान लेते हैं इन स्टिल वाटर, कि अगर पानी चल नहीं रहा हो तो वो 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, बट ऐसा है नहीं। अब डाउन स्ट्रीम केस आता है। डाउन स्ट्रीम केस, अगर डाउन स्ट्रीम केस में इन डाउन स्ट्रीम क्या हो रहा है, कितना मूव कर रही हो डाउन स्ट्रीम में। अगर मैं बात करता हूँ स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द स्पीड, डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाती है, तो अब ये बोट का स्पीड ये होगा हमारे लिए, एंड स्पीड इज इक्वल टू व्हाट फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड व्हाट इज द स्पीड हियर, x plus y, and distance 20 किलोमीटर and time 2, so it is 10। तो x plus y का वैल्यू कितना आ गया, 10। अब हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो गई। देखो कितना इजी हो गया। सबसे पहले वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बड़ा समझना जरूरी था यहाँ पर, वो अगर समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। अब क्या, एक बार मैं क्या करूँगा, अप स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। अप स्ट्रीम में कितना मूव किया है, 4 किलोमीटर मूव किया इन 2 आवर्स। तो अगेन स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन दिस केस x माइनस वाई,
ठीक है, या y माइनस एक्स भी ले सकते हो क्योंकि बोट की स्पीड हम ज़्यादा ही मान के चल रहे हैं, तभी तो वो चल पाएगा, अदरवाइज चल ही नहीं सकता। अगर आप x को ज़्यादा ले लोगे तो वो चल ही नहीं सकता, उल्टा वो नेगेटिव जाएगा। तो कितना आ गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 4/2, सो y माइनस एक्स इज 2। अब मुझे लगता है ये दोनों इक्वेशन आप सोल्व कर लोगे और आपका आंसर आपके साथ में, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले वर्ड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, उसमें है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find time taken by 1 woman alone to finish the work and also taken by 1 man alone. So we will do this, sir. So let's suppose in this case, okay, the time taken by 1 woman to complete work alone, we are talking about alone, is equal to what? Suppose x hours, okay, x days, okay, it is given in days, so we will suppose it x days. So this is the time taken by a 1 woman to complete a work alone in x days, and the same thing is with men also, to complete a work alone y days. Means कि एक वुमेन किसी वर्क को, एक उसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को वो x डेज में कर सकती थी, और जो मैन था वो y डेज में कर सकता था, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, जो पहला जो केस है उसमें 2 women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days. अच्छा, जब भी हम ऐसी बात करते हैं, अब इसको एक चीज समझना, यहाँ था 2 वुमेन्स और 5 मैन, ऐसे, तब जाकर वो 4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं, राइट है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि 4 दिन में उन्होंने कंप्लीट किया काम, 4 दिन में उसने पूरा काम कंप्लीट किया, राइट। तो उन्होंने 1 डे में कितना काम किया, सब ने मिलकर 1 डे में जो वर्क हुआ होगा वो कितना हुआ होगा। 4 डेज में वो कंप्लीट वर्क करते हैं, कंप्लीट वर्क विच इज 1, तो 1 डे में कितना करेंगे, 1/4। भाई हर एक डे में उन्होंने 1/4 वर्क किया होगा, लाइक दिस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तब जाकर वो 1 वर्क कंप्लीट हो गया होगा, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट मीन्स व्हाई आई एम सेइंग दिस वन, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इनका 1 डे का वर्क निकालने वाला हूँ कि एक वुमेन 1 डे में कितना वर्क कर सकती है। सो आई एम राइटिंग हियर, वुमेन कैन डू 1 वर्क इन, ओके ऐसे ले लेते हैं, चलो, कैन टेक, या ऐसे ले लेते हैं, वुमेन टेक्स x days to complete what, 1 work, 1 complete work you can say. So in 1 day how much work it will do, 1/x. So woman का जो 1 day का जो वर्क है वो 1/x है, और मैन का जो 1 day का वर्क होगा वो 1/y होगा। मतलब ये एक दिन में 1/x काम करती है एंड मैन 1/y काम करता है, इतना वो कंप्लीट कर देते हैं। बट अगर मैं केस फर्स्ट की बात करता हूँ, केस फर्स्ट में कितने मेंस हैं, 2 वुमेन्स हैं, 2 वुमेन्स प्लस 5 मेंस, तब जाकर वो 4 डेज में पूरा काम कंप्लीट करते हैं। लेकिन मुझे पूरा काम तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि कितना काम वो 1 डे में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 डे में वो 1/4 वर्क कंप्लीट करते हैं दोनों मिलकर। ये 1 डे का वर्क की बात हुई है, ध्यान रखना, 1 डे वर्क। और जैसे ही 1 डे वर्क की बात होगी
तो 2 वोमेन है तो दोनों का 1 डे का वर्क कितना हो गया 2 इंटू 1/x। 5 मैन का कितना हो जाएगा 1/y, ये बना, क्योंकि दोनों ने 1 डे का काम किया भाई। 1/y वो 1 डे में करते हैं तो 5 मिलकर 5/y करेंगे 1 डे में, 2/x करेंगे 2 डेज में, दोनों मिलकर 1/4 करेंगे, क्योंकि जब देखा केस 1 तो 1/4 ही कर पा रहे हैं। तो इट मीन्स ये एक पहली इक्वेशन हमारी जनरेट हो गई, ठीक है, कि 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट में यूनिटरी मेथड का यूज हुआ है, क्योंकि अगर आप ये वाला मेथड नहीं लगा पाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन्होंने पहले मैंने आपको दिखाया है कि x डेज में कंप्लीट करते हैं, y डेज में कंप्लीट करते हैं, बट हमने उसको पहले 1 डे में कन्वर्ट किया कि उसका 1 डे का वर्क कितना, इसका 1 डे का वर्क कितना, फिर हमने उसका 1 डे का जो एक्चुअल केस का वर्क कितना होगा, क्योंकि 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो 1 डे में 1/4 ही कंप्लीट करेगा वो, ताकि जो है दोनों का जो 1 डे इक्वल हो जाए। तो इसका 1 डे का वर्क 2 वोमेन्स थी पहले दिन में, 5 दिन, ये 5 मेंस थे, दोनों ने मिलकर काम किया तो 1/4 ही काम किया, उससे हमें x और y में एक रिलेशन डेवलप हुआ, ठीक है। अब जो केस 2 है, अब ये इक्वेशन आपकी बिल्कुल सही होगी, अब इसमें 1/x को आप a ले लोगे और 1/y को b ले लोगे आप। जो सेकंड केस है उसमें क्या कहता है वो 3 वुमेन्स है तो 3/x हो जाएगा, और 6 मेंस है और कितना काम 1/3 में, क्योंकि 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे फिर, ये 3/x प्लस 6/y, और जहाँ से जो x और y की वैल्यू निकलेगी वो दोनों का टाइम टेकिंग हो जाएगा बाय वुमेन एंड मैन अलोन, ठीक है। तो आई होप दिस वन इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट अ कमेंट so that I can explain it again. Now I am coming to the third part. Third part is Ruhi traveled 300 km to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, so she takes 10 minutes longer. So find the speed of train and bus. So what we will do here, first of all we will suppose the speed of train and bus and then we will see the cases. So total distance is 300 km, it is given. इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि सपोज रूही का पॉइंट यहाँ पर है और घर यहाँ है, और घर जा रही है। सो उसने सपोज यहाँ तक तो ट्रेन से लिया, ये ट्रेन से है, और फिर बस से चली गई वो। तो दोनों केसेस में अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, वो तो हम बात करेंगे, बट 300 किलोमीटर फिक्स है। दिस 300 किलोमीटर इज टोटली फिक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, हम सपोज करते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और इसकी y किलोमीटर पर आवर है। अब उसने क्या किया, फर्स्ट केस सी टेक्स 4 आवर्स इफ, मतलब टोटल जर्नी उसने, जो केस फर्स्ट की बात करें वो 4 आवर्स की जर्नी है। अब उसमें ट्रेन का टाइमिंग कितना है, बस का टाइमिंग क्या है, वो बात का काम है हमारा। उसमें सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से जो डिस्टेंस हुई है, डिस्टेंस है ना, जो ट्रेन, मैं थोड़ा सा हिंट लेके बता रहा हूँ आपको, ट्रेन से 60 किलोमीटर मूव किया, और बस से ऑब्वियस सी बात है कितना करेगी 240 किलोमीटर, 300 तो टोटली था। और अगर मैं इसकी स्पीड चेक करता हूँ, ये इसका स्पीड था x किलोमीटर पर आवर और इसमें जो स्पीड थी वो थी y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, और पूरी जर्नी में, इन दोनों की जर्नी में 4 आवर्स लगे, तो क्या आप ट्रेन का टाइमिंग निकाल लोगे क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो टाइम यहाँ से निकल आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, करेक्ट है भाई। आपको समझना है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको इधर ले जाओ, स्पीड को इधर ले आओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने डिस्टेंस लिख दिया, स्पीड नीचे। अब ये जो दोनों टाइम है, ये दोनों टाइम मिलकर क्या बनाते हैं, 4 आवर्स, क्योंकि ये दोनों टाइम मिलकर 4 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। देखिए स्टेटमेंट आपको सभी लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस of the starting point and final point is 300 kilometer, let the speed of the train is x kilometer per hour, let the speed of bus is y kilometer per hour। then case first लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे the distance traveled by train is 60 kilometer, distance traveled by bus is 240 kilometer, then the time taken by train is 60 upon x kilometer, then time taken by, and you can write it like t1 and t2 like this, distance time taken by bus to travel 240 kilometer is this one, and finally you will write there 60 upon x and 240 upon y is equal to 4 hour. 4 hour is the time of journey, right? In the next case, she travels 100 kilometer by train, so 100 kilometer by train तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 upon x। देखिए जब एक बार इक्वेशन का केस बन जाता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद बस से कितना हो जाता है, बस अगर 100 किलोमीटर इससे चला गया तो 200 बचेगा। ठीक है, तो ये टाइम लेती है 10 मिनट लॉन्गर। इट मीन्स क्या, 4 प्लस 10 अपॉन 60। मैंने क्यों किया ये 10 अपॉन 60, समझना इस बात को, क्योंकि ये आर में था और ये मिनट में है, तो मिनट को मैंने आर में चेंज किया, जब इसके साथ प्लस किया तो 4 प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा और ये 25 अपॉन 6 हो गया। अब आपके लिए इजी हो जाएगा ये, और आई थिंक अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? तो ये वाली एक्सरसाइज थी। आई होप अब ये एक्सरसाइज हो जानी चाहिए, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज नहीं है। और जो इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है 3.7 वो भी हम ज़रूर करेंगे, एंड उसमें भी हम इक्वेशन ही फॉर्म करेंगे, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना अब आपको है, राइट? So thank you so much for watching this video.